चलिए देख लीजिए, एल्केन पढ़े हमने, एल्कीन मूलक, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, उसका संकेत होता है, हमने पढ़ाया है COOH, कल भी पढ़ा हमने COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह RCOOH। ठीक, ये कुछ क्रियात्मक समूह हम पढ़े हैं अपने 10वीं कक्षा में, और इसमें क्रियात्मक समूह में एल्कोहल, ये कीटोन का, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, ये हेलो समूह है। हेलो समूह में कौन कौन है? ब्रोमीन और क्लोरीन। 10वीं कक्षा में दो ही नाम याद रखना है, ब्रोमीन और क्लोरीन। ठीक है, कल हमने पढ़ा एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि और उसका सचित्र वर्णन, और उसी में हमने उसके उपयोग पढ़े। एथेनॉल का उपयोग बताइए। दूसरे कीटाणु मुक्त करने में, सैनिटाइजर बनाने में, गाड़ियों के ईंधन में पेट्रोल के साथ मिलाकर तो ईंधन के रूप में उसका काम आता है। ठीक है, अब कल हमने ये पूरा कर लिया। आज देखेंगे कोई एक अम्ल बनाने की विधि और उसका उपयोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये संकेत है, उसमें हम IUPAC नाम पढ़ेंगे कुछ अम्लों का, जैसे HCOOH। ये देखिए क्रियात्मक समूह कौन सा है? COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है अम्ल फार्मिक अम्ल, फार्मिक पहला अम्ल है। एक और अम्ल का नाम हम दे देते हैं CH3COOH। ये है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। CH3COOH। ठीक है, जैसे इसको लिखे हैं वैसे इसको लिखे हैं CH3COOH। एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि, या एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, और इसी को हम आज अपने उसमें पढ़ेंगे, शीघ्र सिरका विधि को बताना है, शीघ्र सिरका विधि। और इसी में हम पढ़ेंगे ये अम्ल बनाने की विधि, जैसे कल एल्कोहल बनाने की विधि पढ़े। हमारे पाठ में मात्र 2 विधि है, इसमें क्या क्या चीज लगता है? तो एथेनोइक अम्ल बनाने के लिए हमको जो सामग्री लगता है, वहां पर जो शीघ्र सिरका विधि में काम आता है, वहां वही पदार्थ है जो वहां कल पढ़े थे, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसका हम वहां उपयोग करते हैं। और थोड़ी मात्रा में एल्कोहल, 10% एथिल अल्कोहल, 10% का तनु रहेगा, सांद्र रहेगा, 10% एथिल अल्कोहल। ये 2 चीज को हम मिलाएंगे और 2 चीजों की सहायता से हम एथेनोइक अम्ल बनाते हैं। एथेनोइक अम्ल को ही, जिसमें पानी न हो, जल की मात्रा न हो, शुद्ध हो, उसे हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसको हम एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर एथेनोइक अम्ल मिला प्राप्त होगा, उसे हम शुद्ध है वो
तो उसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, आपकी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं इथेनोइक अम्ल बनाने की विधि या शीघ्र सिरका विधि को समझाइए। सचित्र देख लेते हैं, ये आपके पुस्तक में बड़े अच्छे ढंग से दिया हुआ है। यहाँ पर अभी आप इसका निर्माण नहीं करेंगे, थोड़ा समझने पर ध्यान देंगे। एक बॉक्स होता है, ये देख लीजिए बॉक्स कैसे आप बनाएंगे। ये इस तरह से इसके अंदर हम जो भरना है वो ऊपर से भरेंगे। क्या भरना है बताए हैं? एथेनॉल 10% का एथेनॉल यहाँ से हम मिलाएंगे। इसके अंदर क्या क्या रहता है आप देखते हैं। बॉक्स का अंदर में यहाँ पर लकड़ी का छीलन भरेंगे। ये यहाँ पर लकड़ी का ये छीलन है, लकड़ी की कटी हुई रहता है। और ये जो अमोनियम सल्फेट हम बोले थे वो इसी से भीगा हुआ रहता है, इसी में नाम अमोनियम सल्फेट रहता है। अमोनियम सल्फेट इथेनॉल 10% वाला सामने रहेगा, ऊपर से मिला देंगे। यहाँ एक प्लेट है, देख लीजिए, बड़ा ही सरल है। इसमें कोई चित्र को याद करने की जरूरत नहीं है, चित्र को बहुत ज्यादा उसमें अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। क्या लगा बताइए? लकड़ी का छीलन है, लिख लीजिए लकड़ी का छीलन, पतला पतला छीलन रहेगा, छील कर रखे हुए हैं लकड़ी के पतले टुकड़े, बारीक पतला। और यहाँ पर कुछ ऐसे छिद्र बना दिए गए, कुछ जगह छूटा हुआ है उसमें। जैसे ही यहाँ से हम एल्कोहल डाले हैं वो यहाँ से नीचे उतरेगा, इस प्लेट से नीचे आएगा, इससे गिरेगा। यहाँ पर क्या है, अमोनियम सल्फेट डालेगा और उसी से क्रिया होगा और नीचे पे हमको मिल जाएगा क्या मिलेगा? सिरका। एथेनोइक अम्ल मिलेगा। ठीक है, उस अम्ल को हम नीचे में मिलेगा, द्रव रूप में रहेगा और उसको हम एक टोटी से बाहर ऐसे निकाल देंगे। एक पात्र में हम उसको अलग कर देंगे। तो बताना कितना आसान है। नीचे चित्र लिख देंगे, ऐसा नीचे यहीं पर लिख देंगे, चित्र है शीघ्र सिरका विधि। शीघ्र सिरका विधि। तो ये आपका अम्ल निर्माण हो गया और बड़ा ही सरल है। एल्कोहल का विधि आपने पढ़ा, उससे भी सरल विधि है सिरका निर्माण की विधि। ठीक है, अब जैसे हमने वहां एल्कोहल का उपयोग पढ़े, सिरका के उपयोग भी देख लीजिए, बता देते हैं, पॉइंट नोट कर लेंगे। सिरका के उपयोग, दरअसल हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि है ना। क्या पढ़े हैं? एथेनोइक अम्ल का उपयोग है। एथेनोइक अम्ल का उपयोग लिख लेंगे, जिसको सिरका कहा गया। पहला उपयोग अचार बनाने में परिरक्षण का काम करता है, परिरक्षक का काम। रेडीमेड जो अचार होते हैं दुकान से जो हम खरीदते हैं, उसमें देखते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में एथेनोइक अम्ल यानी सिरका मिला होता है।
सिरका को और समझ लीजिए, सिरका है क्या, एथेनोइक अम्ल होगा, उसका मात्र 3 से 4% सांद्र जो सिरका प्राप्त होगा, मार्क कर लेंगे 3 से 4% सांद्र होगा ये, तब हम उसको सिरका कहेंगे। एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% सांद्रता, यानी उसमें 95-96% जल मिला हो, अशुद्ध जल मिला हो, शुद्ध जल मिला हो, ठीक। लेकिन अगर शुद्ध एथेनोइक अम्ल है उसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल उसका नाम है, जो 100% शुद्ध हो। एथेनोइक अम्ल 100% शुद्ध हो, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है, ये उसका सूत्र है, ठीक है। लेकिन 3 से 4% सांद्र हो जाए तो उसको हम सिरका कहते हैं। तो यहाँ पर हम एथेनोइक अम्ल का उपयोग देख रहे हैं। पहला उपयोग क्या बताए हैं, परिरक्षक का काम करता है, तो उसमें हम देखेंगे सिरका भी लगाता है। दूसरा, अचार के साथ कुछ और दूसरे खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, कुछ और दूसरे चटनी हो गए, या और दूसरे खाद्य पदार्थ हो गए जो सूखा हो, जैसे कुछ मुरब्बा बनाना हो। अचार अलग होता है, मुरब्बा अलग होता है। मुरब्बा या दूसरे खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक जो उसकी सुरक्षा करता है, खराब होने से बचाता है। ये आपके 2 कार्य हो गए। तीसरा कार्य लिख लीजिए, प्रायोगिक कार्य करते हैं तो वहां पर इस अम्ल का उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अम्ल के रूप में, ये 3 उपयोग आप इसके सरल ढंग से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बढ़िया आप नामांकित चित्र बनाइए। 1 मिनट लगता है चित्र बनाने में, नामांकन करने में। नाम बड़े अच्छे ढंग से आप लिखे रहिए, चित्र का लेबल करिए, कौन सा चित्र है उसका नाम जरूर लिखिए। और विधि बड़ा सरल है, विधि बताएंगे एक बार, कोई बता सकेंगे क्या किए हैं, बताइए। एक पात्र में क्या भर दिए हैं, लकड़ी का छीलन भर दिए हैं। वो लकड़ी का छीलन डूबा हुआ है या भीगा हुआ है, किससे भीगा है, अमोनियम सल्फेट से। अब क्या करते हैं, हाँ, एथेनॉल जो होता है, एथिल अल्कोहल, उसको मिला देते हैं। कुछ समय बाद इन दोनों की आपस में क्रिया होती है, उसी से हमको यहाँ पर एथेनोइक अम्ल मिल जाता है, सिरका मिल जाता है। सिरका इसलिए कहें कि इसमें पानी मिला रहता है, पानी भी वहां मिश्रित है। अगर पानी मिश्रित नहीं रहता, 100% वो अम्ल प्राप्त होता, तो उसे हम एथेनोइक अम्ल या ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ क्या मिला, सिरका। इसीलिए एथेनोइक अम्ल, ध्यान रखिए, आपको कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है या पूछा जा सकता है। एथेनोइक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि बताइए। निर्माण की विधि है ये, या आपको क्या पूछेगा, शीघ्र सिरका निर्माण विधि लिखिए। सिरका आया है,
सिरका प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम भी वही पड़ा, शीघ्र सिरका विधि। बहुत जल्दी से इसमें सिरका यहाँ प्राप्त हो जाता है नीचे की ओर। सरल है, बहुत ही सरल है। एक बार घर जाकर पढ़ लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, विधि लिख लेंगे, और विधि भी सरल है, ये उपयोग भी ध्यान रख लेंगे। ठीक हो गया है। ये दो हमारे जो क्रियात्मक समूह है, ये चैप्टर पूरा हो गया। अगला चैप्टर देखते हैं आप। दसवीं में जो पूछा जाता है, लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, लगभग 4 अंक के आपके सारे प्रश्न यहाँ से बनता है, हर बार पूछा जाएगा। प्रश्न 4 करीब है, उसमें से आगे पीछे, लेकिन इस चैप्टर से 4 नंबर का प्रश्न आता है। कोई भी परीक्षा है, इसका नाम है चैप्टर का बहुलक। बहुलक क्या चीज है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक लक, कई सारे एकलक के अणु, कुछ यौगिक होते हैं जिसके सरल अणु आपस में जुड़कर बहुलक बनाते हैं। वो जो सरल अणु है छोटा रहेगा, और उसकी इकाई यानी एक नग अणु को हम एकलक कहते हैं। उस इकाई को हम एकलक अणु कहते हैं। छोटा अणु एक अणु, तो कई अणु मिलकर बनाने वाले उस पदार्थों को हम बहुलक कहते हैं। ये बहुलक क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। बहुलक 2 प्रकार से होता है। बहुलक किसे कहते हैं पता चल गया? कई एकलक अणु आपस में मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, जिसका अणु भार ज्यादा रहेगा। कई इकाइयों से जुड़ा है, एक अणुओं से जुड़ा है, बहुत सारा अणु जुड़कर एक बड़ा अणु बनाएगा, तो उसका वजन भी ज्यादा होगा, अणु भार ज्यादा होगा। तो ये बहुलक की विशेषता है। बहुलक किसे कहते हैं? कई एकलक अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु भार वाले पदार्थ या बड़े अणु भार वाला यौगिक बनाता है, जिसे बहुलक कहते हैं। ये 2 तरह से होते हैं बहुलक, 2 तरह से होते हैं। पहला कहेंगे हम कृत्रिम बहुलक, और दूसरा होता है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक प्रकृति में आप पाए जाते हैं, स्वतः पाए जाते हैं, जिनको पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है प्रायः, वो प्राकृतिक बहुलक होते हैं। जैसे उदाहरण है रबर वाला बहुलक है, रबर के पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ और बहुलक है जिसको मनुष्य बनाता है, ये मानव निर्मित होता है, जिसे हम कृत्रिम बहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, ये कृत्रिम बहुलक के कुछ उदाहरण हैं। तो हमारे जो 10वीं कक्षा में है, सीरीज चैप्टर है, उसी में से देखते हैं। इसके कुछ कृत्रिम प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण और लिख लीजिए। रबर है, सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ऊन है, रेशम है, ऊन, पेड़ पौधों जलकुंड से प्राप्त प्रकृति में आप पाए जाने वाले बहुलक है। एक आधा और नाम आप लिख सकते हैं।
ऊन है, रेशम है। मानव निर्मित को पढ़ेंगे। इसके बाद कृत्रिम बहुलक। पहला उसमें है पॉलीथीन। पॉलीथीन आप जानते हैं, पॉलीथीन के बहुत सारे उपयोग हम करते हैं। तो पॉलीथीन पूछा जाएगा तो उपयोग याद करने की जरूरत ही नहीं है, जानते हैं सर। वस्तुओं को लाने ले जाने में, वस्तुओं को पैकिंग करने में, है ना। चलिए देखते हैं। पहला बहुलक है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है एथीन से बना होता है। एथीन इसका एकलक होता है। एथीन एकलक होता है। पढ़े हैं हमने कई एकलक अणु। एकलक यानी एक अणु, एकलक यानी एक अणु। तो कई सारे एक एक अणु आपस में इकट्ठा होकर क्रिया करके बड़े अणु बनाते हैं, वो बहुलक है। कृत्रिम बहुलक में आज हम देख रहे हैं, पहला है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन के बारे में देख लीजिए। इसका संकेत सूत्र कैसे होता है, बहुत ही सरल है। कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु, C2H4, ये एथीन का सूत्र होता है। तो बहुत सारे एथीन के अणुओं को 6 से 7 वायुमंडलीय दाब 330 से 470 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो उससे जो प्राप्त होता है वो पॉलीथीन कहलाता है। 330 से 470 केल्विन का ताप है, 6 से 7 वायुमंडलीय दाब है, उत्प्रेरक वाली पदार्थ है। ठीक है, याद लीजिए। ये कुछ पदार्थ की उपस्थिति में एथीन के अणु, मैं लिख कैसे रहा हूं उसको भी आप ध्यान देंगे। 2 कार्बन के परमाणु और 4 हाइड्रोजन। ये एक नग अणु है, एक नग अणु है एथीन नाम के इकाई का। इसका नाम है एथीन, एकलक। और इसको हम संकेत में लिख देते हैं एन अणु। ये लिखना नहीं भूलेंगे, एन। एन अज्ञात है, कितना भी हो सकता है, चर राशि है, बदल सकता है वो। 50 अणु, कभी 100 अणु, जो भी रहे। हमने परिभाषा क्या पढ़ा, बहुलक किसे कहते हैं, ये पूछा जाए क्या बताते हैं। कई एकलक के अणु आपस में क्रिया कर या मिलकर एक बड़े अणुभार वाले पदार्थ या यौगिक बनाते हैं, बहुलक। एकलक है, एक नग अणु है, किसका, एथीन नाम के अणु का एक नग है। एक लिख दिए तो कई वैसे एक एक नग अणु, कई संख्या हो सकती है एन। और ये जब आपस में जुड़ जाए, ये जब आपस में जुड़ जाए ये उसका संकेत है, ये जुड़ा वाला है। कितने अणु जुड़े हैं, एन। ठीक है, ये कोष्टक बंद वाली संकेत, वही सूत्र इधर भी लिख दिए। आसान है बताना, वही सूत्र इधर भी लिख दिए। अंतर क्या है, ये बहुलक है। बहुलक पदार्थ यानी बहुत सारे एथीन का बहुत सारे अणु, एन।
जुड़ गया है, हमको उसकी संख्या नहीं बताना है, n लिख देना है। तो ये जुड़कर एक बड़ा अणुभार वाला बना। अब इसका नाम हो गया, अंग्रेजी में बहुत सारे को कहते हैं, बहुत सारे पदार्थ या तत्वों को पॉली। पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे। पॉली का क्या अर्थ होता है? बहुत सारे। लेकिन किसका अणु है बहुत सारा? किसका? एथीन का अणु है। पॉलीथीन बन गया। क्या बन गया? पॉलीथीन। ठीक है, निकालेंगे। सरल है? नहीं है। क्या है जावेद? पॉलीथीन किसे कहते हैं? आपको वो नहीं पूछा, सीधा सीधा पूछ रहा है पॉलीथीन किसे कहते हैं। कोई बता पाएगा? इसके आधार पर जब बहुत सारे एथीन के अणु जुड़ जाते हैं, है ना, क्रिया करके, तो पॉलीथीन बनाते हैं। तो पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है। ये हो गया पॉलीथीन के बारे में। अब इसके उपयोग बताइए। उपयोग भी आपको पढ़ना है, मार्क कर लीजिए बुक से, मार्क करिए बुक से। क्या है इसका उपयोग? बोतल बनाने में, पन्नी बनाने में। क्योंकि ये दो प्रकार का पॉलीथीन है, जिसका घनत्व कम हो। पॉलीथीन दो तरह से, घनत्व कम हो और घनत्व ज्यादा हो। बाल्टी बनाने में प्लास्टिक से भी बनता है, पर कुछ पॉलीथीन से भी बाल्टी बनता है। पाइप बनाने में, पानी की पाइप, तो 4 पॉइंटों में उसको बिंदु में लिखा करिए। जब भी आप उत्तर लिखते हो ध्यान दीजिए, ऐसे पूरा वाक्य में लिखे जा रहे हैं ऐसा नहीं, कम लिखिए, बिंदुवार लिखिए। इसके उपयोग, जैसे पॉलीथीन के उपयोग हो जाएगा, पहला है बाल्टी बनाने में, प्लास्टिक की बाल्टी बनाने में, है ना। प्लास्टिक जैसे एक पॉलीथीन की बाल्टी बनती है, पॉलीथीन नाम के यौगिक से बना रहता है। दूसरा, पानी की जो पाइप है, पानी की पाइप, कुछ पाइप पीवीसी से भी बनता है, हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा, पन्नी बनाने में, कैरी के लिए, ले जाने के लिए आप लोग ले जाते हो पॉलीथीन। चिप्स कुरकुरे पैकिंग हो ही रहता है, वो भी एक पॉलीथीन है। कुछ सामग्रियां हम ले जाते हैं, वो भी पॉलीथीन है पन्नी बनाने में। और पैकिंग करने में पॉलीथीन का उपयोग होता है। बोतल बनाने में, बोतल भी पॉलीथीन से बनने लगे हैं। तो ऐसे 60 लोग को तोड़कर लिखे, ठीक है। लिखना भी जरूरी है, आपको नहीं लिखोगे तो आप ढूंढते रहते हो फिर इधर उधर, आदर्श उत्तर कहाँ है। लिख लिए है ना, लिख लीजिए, घर जाकर और अच्छे से लिख लेंगे। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। बहुलक किसे कहते हैं? कोई दो बहुलक के निर्माण की विधि, रासायनिक समीकरण रासायनिक रूप से बना है, तो ये रासायनिक समीकरण ऐसे आपको लिखना है। ऐसे आपको समीकरण के रूप में तीर का निशान देगा। ये पॉइंट याद करना रहेगा। उत्प्रेरक है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ये पदार्थ होता है जो उसकी क्रिया को करने में मदद करता है। ये तापमान है और ये दाब है।
कुछ लोग को ये भी याद नहीं होता है तो इतना बस तो लिख सकते हैं आप नीचे वाली। ठीक है, ये आपको याद है? याद है? ये लिखना मत भूलना अपने सामने। ये सूत्र वो सूत्र समान है, अंतर कहां पर है? सामने एन लिखा है, जब ये जुड़ जाएगा तो कोष्ठक बंद कर लेंगे। वो एक नग अणु है, ये बहुत सारे अणु है, 100 है कि 50 है कि 20 है, जो भी है, एन का मान अज्ञात है, आपको बताने की जरूरत नहीं। कई अणु मिल गए और वो बना लिए एक बड़ा अणु। इसका नाम क्या था? एथीन। बहुत सारे अणु मिले, लेकिन वो जब जुड़ गया तो उसका नाम बन गया पॉलीथीन। उस सूत्र के नीचे आपको नाम ही लिखना है। ये सूत्र बन गया, इसका नाम चेंज हो गया, देख लीजिए। ये बड़ा अणु है पॉलीथीन है। कुछ समझ आ रहा है? दोनों जगह वही सूत्र है, कुछ अंतर बस थोड़ा ध्यान रखना है। ये एक बढ़िया विधि हो गया। पहला चैप्टर बहुलक का हमने बता दिया। एक बहुलक हमने क्या पढ़ा? पॉलीथीन, जो कि एथीन से बना रहता है, एथीन नाम के अणु से। परीक्षाओं में कई बार ऐसे पूछ देते हैं, भूलने का होता है तो कैसे याद रखो। परीक्षाओं में कई बार पूछ दिया है पॉलीथीन किसे कहते हैं। नाम भी तो वही छुपा हुआ है, नाम भी वही छुपा हुआ है। क्या नाम छुपा है? एथीन। पॉली तो जानते हो, पॉली जानते कि नहीं? पॉली है बहुत सारे अणु, बहुत सारा कोई चीज पॉलीथीन। जैसे एक यौगिक आएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या नाम आएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पॉली बहुत सारे, विनाइल क्लोराइड के अणु। ठीक है, चलिए इसी को बता देते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। लिख लो थोड़ा सा, ये तो आपको बुक से मिल जाएगा। मार्क करिए पर कहां पर आपको क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। बहुलक वाली चैप्टर में लिख लिए क्या? और जल्दी हाथ चलाओ। बहुलक वाली चैप्टर आपको पूछा तो पॉलीथीन कौन सा बहुलक है? मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य बनाता है। ठीक है, कृत्रिम बहुलक का एक उदाहरण है ये। ठीक, पॉलीथीन। तो जहां जहां बहुलक वाला चैप्टर है, बहुलक यानी बहुत सारे अणु, पॉली, तो ये आपको ध्यान रखना है। उधर एन लिखोगे सामने और इधर एन को कहां लिखोगे? कोष्ठक बन के बाद नीचे। ठीक है, ठीक है। पॉलीथीन तो बना लिया हमने देखा है अर्धवार्षिक में। अगला बहुलक टेफ्लॉन को देखते हैं। जैसे एथीन, एथीन का ये अणुसूत्र देखे थे, कार्बन और 4 हाइड्रोजन। उस सूत्र जो एथीन है और टेफ्लॉन है, क्या अंतर है उसके सूत्र में, ताकि हमको याद करने में आसानी हो। तो यहां पर देखिए वही चीज है, बस
हाइड्रोजन हट गया, F आ गया, क्लोरीन, 4 क्लोरीन है। ये इसकी इकाई का नाम क्या है? टेफ्लॉन की इकाई एकला कणु क्या नाम बताएंगे? बताइए। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पहले वाला एथीन था, एथीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। यहाँ मैं नाम नहीं लिख पाया हूँ। टेट्राफ्लोरो, टेट्रा यानी 4, फ्लोरीन है 4, F का अणु है, और ये एथिलीन है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। और ये जो पदार्थ, ये वाला नाम है, ये देखिए कितने अणु है? ये एकला अणु है। कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं। n लिखते हैं हम, पहले बताए। इधर भी आप n लिख दोगे, लेकिन पुस्तक बंद के बाहर नीचे में। ये बहुलक का संकेत हो गया। वही अणुसूत्र यहाँ भी है, मिला लो। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 क्लोरीन है, ठीक है। 4 क्लोरीन के परमाणु है और वहां पर 2 कार्बन है। यहाँ जो डबल बंद था वो इधर आ गया, और इसके लिए संयोजकता पूरा करने के लिए इधर आ गया, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे अणु जुड़ेगा। इसका जो बहुलक बनेगा, हम उसको इधर आप एक अणु और जोड़ेंगे तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसको जोड़ते चलिए, C, यहाँ FF, फिर C, FF, 2 अणु हुआ, फिर जोड़िए 3 अणु, वो जुड़कर एक बड़ा अणु बना रहा है। तो वो सबको जोड़कर लिखने की बजाय हम क्या कर लेते हैं? N। बहुत सारी चीजों को उसी लिखने की बजाय क्या कर देते हैं? बहुत सारे नहीं लिखकर N लिख देते हैं। ये N, ठीक है। तो ये बन गया एक पदार्थ। इस एकलक से बहुलक टेट्राफ्लोरोएथिलीन, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बना कुल मिलाकर। लेकिन उसको संक्षेप में बहुत सारा इसका अणु जुड़कर बहुलक बनाया, उसको 60 में नाम दे दिया गया टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, ठीक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेफ्लॉन, ठीक। अब ये जो टेफ्लॉन का उपयोग, घरों में एक बर्तन देखते हैं, उस पर परत रहता है काले रंग का, या कभी देखेंगे न्यूज़पेपर में भी छपा रहता है कि ये टेफ्लॉन का बर्तन है, खाना पकाने में उसमें कम तेल लगता है, ऐसा कहा जाता है। कोटिंग रहता है एक रासायनिक पदार्थ का। हालांकि अब उसको अच्छा बर्तन की संख्या में गिनती नहीं की जा रही है, फिर भी खाना पकाने के बर्तन में परत चढ़ाई जाती है। वो पदार्थ कौन है? कौन सा पदार्थ है? टेफ्लॉन, काले रंग का परत है, काले रंग का परत। दूसरा, पाइप बनाने में, पाइप बनाते हैं टेफ्लॉन से। अम्ल और क्षार से प्रतिरोधी पदार्थ, कई बार हमको ऐसा लगे कि यहाँ अम्ल आ रहा है, ध्यान दीजिए, क्षार आ रहा है। जैसे एक क्षार में कौन सा है? क्षार, एल्कोहल। अम्ल और क्षार किसी चीज से क्रिया करके उसको खराब कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक के बर्तन में बंद कर दे तो प्लास्टिक खराब हो सकता है। तो अगर वैसा प्लास्टिक का बर्तन चाहिए, कुछ करना हो, तो हम टेफ्लॉन का बर्तन उपयोग करते हैं, टेफ्लॉन का पात्र उपयोग करते हैं। अम्ल और क्षार पदार्थ से प्रतिरोधी पदार्थ के रूप में टेफ्लॉन काम करता है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा बातें हैं
पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो शुरू में पढ़े वहां क्या था, एथीन। देख लीजिए एथीन का सूत्र, अगर इसको H कर दो तो एथीन बन जाता है, चारों जगह H। ठीक है, 2 कार्बन से अगर 4 हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उस एक अणु को एथीन कहते हैं। ठीक, ये क्या हो गया। अगर वहां क्लोरीन रहे, एक क्रियात्मक समूह कौन है, क्लोरीन, क्या बना दिया, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के कितने अणु, बहुत सारे अणु, एक लाख के बहुत सारे, एक अणु। इसको जब जोड़ देंगे, यहां से देख लो वो सूत्र, और ये समान है कि नहीं, देख लो यहाँ पर 2 कार्बन है, बीच में द्विबंध था, इधर कर दिए उसको, इसको संयोग करने के लिए इधर कर दिए। देखो यहाँ देखो, ताकि सूत्र आप आसानी से याद कर सको। 2 बंध था, एक इधर कर दिए। भाई कार्बन के पास 4 है कि नहीं, 1 2 3 4 बंध हो गया। इसका 1 2 3 4 हो गया। क्लोरीन है और ये उसका हाइड्रोजन है, एक अणु है। कितना अणु जोड़ना है, बहुत सारा, तो एक अणु और जोड़ दिए। देख लो क्लोरीन और ये 3 हाइड्रोजन हो गया। कई अणु जोड़ सकते हैं। तो ये जुड़कर क्या बना लिया, विनाइल क्लोराइड। जुड़कर क्या बना लिया, इधर देखो, इधर विनाइल क्लोराइड जुड़कर क्या बना लिया, बहुलक बन गया। ठीक है, उपयोग सरसरी देख लो। इसको साथ में कहते हैं क्लोराइड का C, पीवीसी किसे कहते हैं, पीवीसी का पूरा नाम लिखिए, लिख लो प्रश्न में, पीवीसी का पूरा नाम लिख लो। ये आपको नाम औखी याद कर लो ना, 4 नंबर वाला, ये 3 बहुलक को आप याद कर लो ना, तो आपको बहुत बड़ा काम आएंगे। 4 अंक आपका बहुलक से 4 अंक आता है। आज क्या करवा से ठीक है, देख लीजिए पीवीसी, फिर से देखिए, बातें नहीं करेंगे। पीवीसी तीनों जगह पर हमने ध्यान दिया, तीनों बहुलक में क्या चीज समांतर था। जब आप उसका रासायनिक समीकरण पढ़ोगे, सरल ढंग से देखिए, जिसको याद नहीं होता वो भी देखिए, बहुत सरल ढंग से। इसको बनाने के लिए 330 डिग्री से 470 केल्विन का ताप, 6 से 7 वायुमंडलीय उत्प्रेरक पदार्थ। ठीक है, कॉमन क्या है तीनों में, लाइन खींचिए, तीर का निशान खींचिए, उत्प्रेरक मार करो, तीनों जगह उत्प्रेरक लिख दो है, और वैसे भी देख लो, ये तो नहीं भूलोगे, क्योंकि अंक वहां कट जाते हैं अगर उस चीजों को नहीं बताओगे तो। मार करो अलग पेन से, उत्प्रेरक तीनों जगह लिख दो। उत्प्रेरक तो उपस्थिति के काम करता है, तो एकला अणु बहुलक बना लेते। हो गया सरल। बाकी अब भूल जाओगे तो कभी तो चलेगा, याद करने से भूलोगे भी नहीं। उत्प्रेरक को मार करो, तीनों जगह उत्प्रेरक है भाई। बुक रखे, बुक से मार करो, कॉपी भी मार करो, लिख रहे हो मेरे हिसाब से, लिखवाए है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग अभी बताया, पीवीसी कहते हैं, ठीक है ना, नाम बताना रहेगा। रेनकोट बनाते हैं, देख लो, टेबल की कवर बनाते हैं, टेबल क्लॉथ, थोड़ा सा उस टाइप का पीवीसी। साइकिल का मडगार्ड, यानी ये जल रोधी होता है, सीधा सीधा जल रोधी गुण है, तभी तो रेनकोट बना।
तभी तो साइकिल और गाड़ियों का मडगार्ड बना। हाथ का दस्ताना, ये बिजली का तार होते हैं, विद्युत तार, केबल तार। क्या गुण है इसका? क्या गुण है? ये करंट से बचाता है। अगर कोई केबल उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, ये कवर है तो करंट बाहर नहीं आता। केबल तार में कौन सा प्रयोग हो रहा है? कौन सा चीज का? पॉलीविनाइल। बिजली के मैकेनिक दस्ताना बनाते हैं, वो किससे बना रहता है? पीवीसी का गुण जानते हैं, विद्युत रोधी। तो केबल का तार और हाथ का दस्ताना, ठीक है, विद्युत रोधी है, जल रोधी। ये 5 उपयोग है। रेनकोट, केबल कवर, साइकिल का मडगार्ड, गाड़ियों का मडगार्ड, हाथ के दस्ताने बनाने में केबल तार। ये हो गए हमारे बहुलक। 3 बहुलक है। प्रश्न क्या बनता है एक बार सुन लीजिए। कृत्रिम और प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक किसे कहते हैं? ठीक है, इनका आप ध्यान रखेंगे।